Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Orbital Magnetic Moment Contribution. आज हम देखेंगे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, और अगर नहीं करता तो कब नहीं करता, क्यों नहीं करता। हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, मीन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स, ये हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा। इसके ऊपर कभी भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि मेटल अलोन है, मीन्स फ्री आयन है, या वो ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड से सराउंडेड है, वीक फील्ड से सराउंडेड है, या टेट्राहेड्रली। तो इट मीन्स इट विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट। तो इसका हमें डिस्कशन नहीं करना, हमें डिस्कशन करना है म्यू एल का। म्यू एल कैसे कि अगर मेटल फ्री आयन है, मेटल फ्री आयन है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं है, कोई एनायन नहीं है, ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ना टेट्राहेड्रल फील्ड है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसका एक्सटेंट अलग होगा। 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सिमिलरली जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से सराउंडेड है तो इसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कुछ और होगा। ऑक्टाहेड्रल है तो कुछ और होगा, टेट्राहेड्रल है तो इट विल बी डिफरेंट, और अगर वीक फील्ड लिगेंड से ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशन करता है। इसीलिए हमें इसको डिस्कशन करना है, इसका डिस्कशन करना है कि कब ये कंट्रीब्यूट करेगा, कब नहीं करेगा। तो पहले मैं आपको इसकी एक सिंपल छोटी सी डिफाइन बताती हूँ। उस डिफाइन के बाद वी विल डिस्कस कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ सम मॉडल्स ऑल्सो। तो ध्यान दो, इट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉन विल पॉजेस एंगुलर मोमेंटम, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का दोनों मोमेंटम होते हैं, स्पिन और एंगुलर। लेकिन मैंने आपको बताया एंगुलर कभी कभी क्वेंच हो जाता है, पार्टली, कभी कंप्लीटली, और कभी बिल्कुल ही क्वेंच नहीं होता। तो वो एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करेगा या वो रखेगा अपने पास अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग, एक पर्टिकुलर एक्सिस होगी, सारी डायरेक्शन में नहीं रखता, किसी एक एक्सिस में ही वो अपना रिप्रेजेंट करता है। इफ इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, मतलब वो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों नहीं करेंगे, केवल वो इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसे ऑर्बिटल में है जिस ऑर्बिटल को अगर हम किसी एक्सिस के अराउंड 90 डिग्री से रोटेट करें तो वो किसी दूसरे ऑर्बिटल में, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म हो सकता हो। मतलब हम उस ऑर्बिटल को रोटेट करें और वो एक नए ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और वो भी कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए? शेप, एनर्जी, साइज। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्बिटल बन रहा है उसका शेप, उसकी एनर्जी, उसका साइज इक्विवेलेंट होना चाहिए, पहले वाले के बराबर होना चाहिए, बाय रोटेशन ऑफ π/2 अराउंड दैट एक्सिस। और कितने डिग्री से रोटेट करना है? 180 से करना है, 270 से करना है, 360 से करना है? नो, ओनली बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री से आप रोटेट करो। जैसे आप ये देखो कि ये एक ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसको मैं कितने डिग्री से रोटेट करूं? 90 डिग्री से रोटेट करूं। और इस दौरान वो एक नए ऑर्बिटल में बनता है, या 2 नए ऑर्बिटल में बनता है, या 3 नए ऑर्बिटल में, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म होता है। अकॉर्डिंगली उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है n इंटू h/2π। अगर वो सिर्फ एक ही बार नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो होगा 1 इंटू h/2π। और अगर 2 बार हो जाता है 90 डिग्री रोटेशन से तो 2 इंटू h/2π। तो अकॉर्डिंगली हम उसकी यूनिट्स देखते हैं कि कितनी यूनिट से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जरूरी नहीं कि जो dxy में है वो dzx में है तो दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन हो, वो अलग अलग होगा। तो यहाँ हमने उसी चीज की स्टडी करनी है। तो इट वॉज ओनली सिंपल डिफाइन। नाउ वी विल डिस्कस हाउ दे कंट्रीब्यूट। तो अब हम देखते हैं dx2y² और dxy का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और कौन सी एक्सिस के अलोंग होगा। सपोज ये आपने एक सिस्टम लिया,
ये एक्स एक्सिस है टुवर्ड्स यू। आप इसको पक्का मतलब होल्ड करके रखना कि दिस वन इज एक्स एक्सिस and this one perpendicular to this x is y axis and this is xy plane और xy plane के perpendicular z axis है। अब ये देखो, ये मैंने एक ऑर्बिटल आपको समझाने के लिए 4 लीव्स बनाई है डबल डबल शेप में। एक ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल। इसका ओरिएंटेशन अगर इस तरीके से है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आप सब जानते हैं। और अगर इसका ओरिएंटेशन ऐसे इन दोनों के बीच में है, तो अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल आपका डी एक्स वाई। अच्छा, अब मैंने क्या किया, डी एक्स वाई से स्टार्ट किया। सपोज ये डी एक्स वाई था, ये जेड एक्सिस थी, मैंने इसको जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करना शुरू किया। और कितने डिग्री से रोटेट करूंगी? 90 डिग्री से। तो देखो अभी ये दोनों एक्सिस से 45 पे है, मैंने इसको रोटेट किया और ये क्या हो गया, अब किस में कन्वर्ट हो गया, किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और अगर मैंने इसको और किया तो अब ये दोबारा डी एक्स वाई में आ गया। तो इट मीन्स ये 2 ऑर्बिटल्स में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर मैं इसको π/2 एंगल से रोटेट करती हूँ अलोंग द जेड एक्सिस, तो इसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? जेड एक्सिस के अलोंग होगी। ध्यान दो कि ये इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है इसमें, और जब ये रोटेट कर रहा है तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? डी एक्स वाई में, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, फिर डी एक्स वाई में डी एक्स स्क्वायर। तो जब वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलोंग द जेड एक्सिस होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है? अराउंड द जेड एक्सिस रोटेट कर रहा है। तो ये देखो, इसमें जेड एक्सिस दिखाई नहीं गई है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और इसमें जब ये ऑर्बिटल ऐसे रोटेट करता है तो ये एक बार डी एक्स वाई, एक बार डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे कन्वर्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का रोटेशन दिखाया गया है। तो अब आप बताओ ये कितनी बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में? 2 टाइम्स। पहले ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अब ये 45 डिग्री पे डी एक्स वाई हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो जब आपने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये लोब यहां से होता हुआ यहां आ गया, तो ये 2 बार ही तो कन्वर्ट हुआ। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है दोनों ऑर्बिटल का, आप चाहे एक्स वाई का मानो चाहे आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ये होगा 2 × h/2π, और इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा 2 × h/2π, मतलब h/2π के मल्टीपल में कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं dxz और dyz की। ध्यान दो कैसे होता है। ये एक क्यूब है, इसके सेंटर में मेटल है, और मैंने अभी आपको एक्सिस बताई थी, क्या थी कि एक्स एक्सिस टुवर्ड्स यू, वाई एक्सिस ऐसे और जेड एक्सिस इस तरीके से थी। तो आपने डी एक्स वाई का तो रोटेशन देख लिया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रोटेशन भी देख लिया। अब आपने ये बताना है कि डी एक्स जेड और डी वाई जेड किस जगह पर होंगे, तो वो कितने डिग्री से रोटेट करने पर कितनी बार एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होंगे। ये देखो, ये ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, यहाँ एक्स था, ऊपर जेड था, तो एक्स जेड कहाँ होगा? इन दोनों के सेंटर में होगा, यहाँ पे। तो ये मैंने एक लोब ऐसे लगा दिया, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? डी एक्स जेड हो गया। ओके, डी एक्स जेड। इसके ये 2 लोब्स ऊपर हैं और 2 लोब्स नीचे की तरफ है, नीचे। तो ये कहाँ कट कर रहा है? इधर कट कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है। अच्छा, डी वाई जेड कहाँ है? ये वाई एक्सिस थी और ऊपर कौन सी एक्सिस थी? जेड एक्सिस। तो ये इस तरीके से होगा, ये 2 लोब्स ऐसे होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूं तो वो इस तरीके से होंगे, आप देख पा रहे हैं। ये क्या कौन से हैं? डी वाई। अब इसको मैंने सीधा कर दिया, तो ये इधर और इधर है। अच्छा, अब इसको मैंने जेड एक्सिस कहाँ है? आपके ऊपर है। मैंने इसको जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट किया, कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो क्या होने वाला है? ये इधर से रोटेट होता हुआ, मैं आपको सामने करके दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे था, रोटेट होता हुआ ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, मतलब डी एक्स वाई जेड से डी एक्स जेड में हो गया। एक ही बार तो हुआ ना 90 पे। अच्छा, अब आपने फिर इसको 90 से किया तो फिर ये डी वाई जेड में आ गया।
तो इस तरीके से ये एक बार रोटेट होता है, एक बार ट्रांसफॉर्म होता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? इसका होगा h/2π और इसका भी होगा h/2π। आई होप यू आर गेटिंग कि इनका 2 इंटू h/2π है, 2 इंटू h/2π, क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट करने पे ये 2 बार आते हैं और ये एक बार सेम ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट dz²? ये देखो dz² कैसा होता है कि एक रिंग होती है, ये z एक्सिस होती है और xy प्लेन में क्या होती है, एक रिंग, और ये एक डंबल होता है dz² में। अब इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट करूं, इसको इस तरीके से 90 डिग्री से रोटेट करूं तो क्या होगा? ये जो यहाँ थे रिंग ही रहेगी, ऊपर वाला लोब ही रहेगा, ये किसी दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो इट मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन dz² में है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 होने वाला है। ये अभी मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताया है फ्री आयन में। फ्री आयन मीन्स कि आपने एक मेटल आयन लिया है और उसके पास कोई लिगेंड, कोई ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये इसकी पहली कंडीशन थी कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन करने के लिए। इट वाज फर्स्ट कंडीशन, ये जो मैंने लिखा ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि उसको 90 डिग्री से रोटेट करें और वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ये जिस ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म हो उसकी शेप, एनर्जी, साइज तीनों क्या हो? इक्विवेलेंट हो। जिसमें एनर्जी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसकी एनर्जी पहले ऑर्बिटल के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों जो ट्रांसफॉर्म हो रहे ऑर्बिटल उन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी कंडीशन और जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है साथ में वो क्या है कि जिस ऑर्बिटल में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इट शुड नॉट हैव इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन, उसके पास सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या सेंस है कि जैसे इस ऑर्बिटल के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, तो dxy के पास क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये घूमता हुआ इधर आएगा तो ये अपना स्पेस ले पाएगा, फिर ये यहां से इधर आएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये पूरा चक्कर तभी लगा पाएगा। और अगर dxy ऑर्बिटल में पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास सेम स्पिन है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में रिपल्शन होगा, सेम स्पिन के हैं। तो ये तो हुई जब एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास एक है और ये वैकेंट है, या फिर इसके पास एक है और ये वैकेंट है, तो वो रोटेशन कंप्लीट होगा, सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो आप क्या देख रहे हो? एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, और इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज है। तो अब बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये फिर इधर जा सकता है। तो इस तरीके से अब इस ऑर्बिटल के पास एंटी क्लॉक माने कि उसके जैसी स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाउ इट विल कंट्रीब्यूट। अरे बात समझ में? ये कब कंट्रीब्यूट करेगा? जब जो नया ट्रांसफॉर्म ऑर्बिटल हो रहा है उसकी एनर्जी बराबर हो, प्लस उसके पास सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना हो, उस स्पिन से वो खाली हो, दूसरी स्पिन का हो चलेगा पर सेम स्पिन का नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में अवेलेबल है देन इट विल कंट्रीब्यूट, और अकॉर्डिंगली कि वो कौन से ऑर्बिटल में 2 फैक्टर से करेगा या 1 फैक्टर से करेगा या 0 से करेगा, तो ये डिपेंड हम देखेंगे एक एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कि कौन से ऑर्बिटल में, मतलब कौन से मेटल में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से फील्ड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इसको 1 by 1 सारे एग्जांपल्स को चेक करेंगे। नाउ वी विल सी quenching of orbital magnetic moment means μL in octahedral field। octahedral field में कैसे वो क्वेंच हो जाता है, पूरा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। ध्यान दो, अभी हमने देखा कि dx² y² dx xy का
2 इंटू H/2 से कंट्रीब्यूशन होता है। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो भी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो भी, दोनों 2 इंटू H/2 से कंट्रीब्यूट करेंगे। और dxz dyz 1 इंटू H/2 से कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इसमें एक है तो भी इतना, और इसमें एक है तो भी, और दोनों में एक एक है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे इसमें दोनों में एक एक है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, dz² का क्या होगा? 0 होगा। लेकिन क्या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऐसा रह पाता है? ये तो हमने पढ़ा था जब फ्री मेटल आयन है, मेटल आयन फ्री है, उसके पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, dx² y² dxy की एनर्जी इक्वल है, dyz dzx की और dz² की पांचों की एनर्जी इक्वल है। लेकिन व्हाट अबाउट ऑक्टाहेड्रल फील्ड? अगर इस मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड्स आ जाते हैं, और कैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड डेवलप करते हैं वो इस तरीके से, तो हम क्या देखते हैं कि अब इसके पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं रहती, और ये dxy बाई dyz dzx की एनर्जी कम हो जाती है, dx² y² और dz² की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये तो पहले भी 0 से कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब भी 0 से करेगा, लेकिन ये जो 2 फैक्टर से 2 मल्टीपल से कर रहा था, अब ये 0 से करने लग जाएगा, मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। dz² का कंट्रीब्यूशन पहले भी 0 था, और अभी भी कितना रहेगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में? 0 रहेगा। लेकिन dx² y² जो कि 2 यूनिट से कंट्रीब्यूट कर रहा था फ्री मेटल आयन में, अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्योंकि dx² y² और dxy की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, तो अब इसका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली dxy का कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा। लेकिन dyz और dzx का पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहेगा अलोंग द z एक्सिस, क्योंकि आपने इसको z एक्सिस के अलोंग रोटेट किया था, तभी ये एक दूसरे में क्या हो रहे थे? कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन ये भी तभी शो कर पाएंगे जब इनमें सेम स्पिन का और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इस नॉलेज के बेसिस पे हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के केसेस में कब तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑब्जर्व होगा और किस केस में ऑब्जर्व नहीं। यस, अब हम सबसे पहले देखते हैं D1 आयन। D1 आयन फ्री स्टेट में है, मीन्स ऑल 5 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, तो अब कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखो वो जो dxy ऑर्बिटल में है, ये किस में जा सकता है? dx² y² में जा सकता है, और अगर इसको dx² y² में देख रहे हो तो ये dxy में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली ये अगर वो dxz में है तो yz में जा सकता है, और yz में है तो xz में हम उसको कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वो फ्री है तो उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है मेटल के चारों तरफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2G और EG का जो गैप है वो ज्यादा होगा। पेयरिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि देखो अब ये XZ YZ में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ आपको YZ खाली ऑर्बिटल दिख रहा है तो वो इजीली उसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नीचे ही जाएगा, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब D1 के केस में चाहे वो फ्री है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में, चाहे वीक फील्ड में, वो कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एक्सटेंट विल बी डिफरेंट। आपने देखा यहाँ XY x² y भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा, केवल XZ और YZ ही कर रहा है। नेक्स्ट T2G, अगर आपने D2 लिया तो D2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G2 EG में, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, EG वैकेंट रहेगा, तो अभी भी देखो एक ऑर्बिटल खाली है, ये इसमें क्या कर सकता है? कन्वर्ट हो सकता है, तो हम इसका कहेंगे कंट्रीब्यूशन है, और इसका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन व्हाट अबाउट D3 में देखो T2G3 होगा, T2G3 मीन्स अब तीनों में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब वो उसमें कन्वर्ट होगा, तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का बैठा है तो वो उसको कन्वर्ट नहीं होने देगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब वो फ्री है तब तो होगा ना, तो D3 जब फ्री होता है तब उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमने देखा D1 का है, D2 का है, D3 का है फ्री में। लेकिन इस केस में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वो वीक फील्ड है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट
D4, D4 में देखो अभी भी एक खाली ऑर्बिटल है तो वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा इधर देखो T2G4 क्योंकि अब इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो अब ये अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकता है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वीक फील्ड वाले में क्या हुआ, T2G3 तीन नीचे रहेंगे और ये ऊपर रहेगा तो ऊपर वाले ऑर्बिटल तो वैसे ही कंट्रीब्यूट नहीं करते और नीचे तीनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली D5, अब D5 देखो फ्री वाले स्टेट में है तो यहाँ पे नहीं करेगा, फ्री मेटल आयन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये D5 इस तरीके से, तो ये दो और एक इलेक्ट्रॉन है तो अभी वो अपोजिट स्पिन वाला दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट वीक फील्ड, वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इन तीनों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का है तो ये नहीं करेगा। आपने देखा एक ही मेटल आयन है, फ्री है तो नहीं कर रहा, ऑक्टाहेड्रल में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो कर रहा है, और टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल में वीक फील्ड के साथ है तो नहीं कर रहा। सिमिलरली अब हम देखते हैं T2G6 मतलब D6 में क्या है, अब ये करेगा क्योंकि जो अपोजिट स्पिन वाला है उसके पास अभी ऑप्शंस हैं, वो किसी भी ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ T2G6 हो जाएगा, T2G6 मतलब अब सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में है तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। लेकिन T2G4 इधर वीक फील्ड में अब क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ गए, नीचे 2 आ गए, एक आ गया था 5 और D6 के केस में अब नीचे 2 आ गए तो अब देखो ये अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इधर जा सकता है तो अब ये करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन से केस में वो करेगा और कौन से केस में नहीं करेगा। अब हम देखते हैं D7 से लेके D10 तक। अच्छा D7 में जब वो फ्री आयन है तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में क्या होगा, D7 में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे और 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। जब 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो देखो ये तो आपस में नहीं कर पाएंगे ना, अब चाहे ऊपर आए, ऊपर अनपेयर्ड हो चाहे पेयर्ड हो, Eg का तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं तो इसमें ये चारों ही केस में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अच्छा अब हम देखते हैं D7 का वीक फील्ड में। D7 के वीक फील्ड में देखो पहले क्या हो जाएंगे, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है नीचे। तो अभी देखो अपोजिट स्पिन के लिए एक ऑर्बिटल वैकेंट है, ये अपोजिट स्पिन वाला वहां जा सकता है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा D5 वाला। लेकिन जैसे ही T2G6 होगा, अब सब में ही जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं जा सकता तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि Eg का कंट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्री मेटल आयन का कंट्रीब्यूशन, फ्री मेटल आयन में D इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है तो जरूरी नहीं कि ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में ही हो या दोनों में ही ना हो। तो ये अलग अलग आपको देखना पड़ता है कि वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। तो हम इसे ऐसे भी समराइज कर सकते हैं कि T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, T2G में 2 है, T2G में 4 है या T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस केस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। और इसके अलावा अगर T2G का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, मीन्स T2G 0 रहता है, T2G 3 हो जाता है या T2G6 हो जाता है। अच्छा Eg को हमने कंसीडर ही नहीं करना क्योंकि Eg में तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, हम उसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करते। तो आपको उस और मेटल के कॉन्फ़िगरेशन को देखना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। नाउ वी विल सी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी रिवर्स होती है, E की एनर्जी कम होती है, T2 की एनर्जी ज्यादा होती है। और आपको बताया E वाले ऑर्बिटल्स तो कंट्रीब्यूट करते ही नहीं, तो चाहे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही T2 में 1 आएगा ये कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा T2 में 2 आएगा तो भी कंट्रीब्यूशन होगा और T2 में 4 होगा।
अब भी कंट्रीब्यूशन होगा, और T2 में 5 होगा तब भी कंट्रीब्यूशन होगा। और इसके अलावा कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन है T2 का, उसमें आप देखेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, आप इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हो, D1 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में क्या रहेगा, E1। अच्छा, D2 का क्या रहेगा, दोनों ही फील्ड में E2 रहेगा। लेकिन D3 का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है E3 और वीक फील्ड में होता है E2 और T2 1। तो देखो ये कंट्रीब्यूट करेगा। D4 का ये होगा E4, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये वीक फील्ड E4, और इसका हो जाएगा E2 T2 2, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। फिर D5 में क्या होगा, इसका हो जाएगा E4 T2 1, तो अब देखो ये करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, और इसका हो जाएगा E2 T2 3, तो अब ये नहीं करेगा। तो आपने देखा कैसे चेंज हो रहा है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड में कर रहा है लेकिन वीक फील्ड में नहीं कर रहा। अब D6 की बात करें तो इसका होगा E4 T2 2, तो यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन इसका हो जाएगा T2 4, तो देखो यहाँ दोनों केस में कर रहा है T2 4। D7 में क्या होने वाला है, E4 T2 3, ये नहीं करेगा क्योंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसका क्या होगा E2 T2 5, यहां करेगा। अब देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, आपने सिर्फ T2 पे फोकस करना है कि T2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये करेगा। देखते हैं D8 D9 D10 में, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे आपका कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E4 T2 4, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही वीक फील्ड में भी इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, T2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो सकता है वो ऑर्बिटल। सिमिलरली D9 का कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही फील्ड में E4 T2 5 E4 T2 5 आता है, तो ये दोनों केसेस में कंट्रीब्यूट करेगा। और D10 दोनों ही केसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो दिस वाज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूशन इन octahedral एंड इन tetrahedral field. This table represents that D1, D2 have orbital magnetic moment only in free metal ion state, not in octahedral state, whereas D3 ion has orbital magnetic moment in free metal ion state and not in octahedral high spin and low spin complex state, whereas D4, D5 also has orbital magnetic moment and free state and in low spin state. D6 and D7 metal ions has orbital magnetic moment in free metal ion state and in high spin octahedral complex, whereas they do not show orbital magnetic moment in low spin octahedral complexes. And in case of D8 and D9, only free metal ion state has orbital magnetic moment, no high spin, no low spin octahedral complexes show orbital magnetic moment. In case of tetrahedral complexes, only D3 and D4 and D8 and D9 has orbital magnetic moment contribution, whereas D1, D2 and D5, D6, D7 do not show orbital magnetic contribution in complex state, means in tetrahedral complex state. Only 4 ions has contribution in complex state. And now we will see orbital contribution in low symmetry complexes like square planar complexes, square pyramidal complexes, trigonal bipyramidal and dodecahedral complexes. अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन के केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा और रेस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल केस में अगर मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D2 है या D4 है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, और अगर इसके अलावा D1, D3, D5, D7, 8, 9, 10 कुछ भी है
तो वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेंगे, चाहे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है और चाहे ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिड है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, तो इसमें D1, D3 कॉन्फ़िगरेशन, D4 and D5 configuration. Only these four configuration will possess orbital contribution. Rest of the configurations like D2, D6, D7, D8, D9 will have no orbital contribution. And in case of dodecahedral, D7 and D9 will have orbital contribution and rest of the configurations will have no orbital contribution. Thank you.